एक बार रिवाइज करो आप लोग। हम लोगों ने कहा क्या पढ़ लिया था कल? हम लोग ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन पढ़ लिया था ना। ठीक है, आप लोगों को क्लियर हुआ? P50 वैल्यू मैंने बताया था, Km वैल्यू क्लियर हो गया। इसके बाद हमने देखा कि राइट और लेफ्ट अगर हम ग्राफ को शिफ्ट कर रहे हैं तो क्या हो रहा है वो क्लियर हुआ। ठीक है, आज हम लोग ट्रांसपोर्ट ऑफ CO2 पढ़ के और डिजीज को खत्म करके उसके बाद हम लोग नया चैप्टर करेंगे। कौन सा? बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन। क्योंकि आज देखो लाइन टू लाइन तो आपको ये वो है नहीं, स्मार्ट बोर्ड तो पढ़ाने में मिलेगा नहीं, तो इस चक्कर से हम लोग स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, आज चलो बकाया आप लोग किताब निकालो बेटा और एक बार पढ़ो आप लोग। ठीक है, एक एनसीईआरटी में दे दो खाली। हाँ मतलब एक दे दो, इस पे हो सीट पे होती है। आ जाओ आ जाओ। ठीक है, क्योंकि अगर मुझे लगता है एनसीईआरटी से अगर पढ़ा रहे हो तो फिर इसका मतलब डिजिटल बोर्ड तो होना चाहिए। डिजिटल बोर्ड नहीं तो कैसे मैं अब ऐसा नहीं ऐसे बोलूंगा कि हाँ ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर अच्छा लगेगा ना। तो हम लोग आज समझेंगे खाली। ठीक है, जो भी जहाँ तक समझ लेंगे वहाँ से समझ लेंगे, फिर इसके बाद लाइट से जाएगा। हाँ ये बचा, इसके बाद अगर टाइम बचेगा तो हम लोग नया चैप्टर कर लेंगे। ठीक है, चलो तो आप लोग बेटा रिवाइज करो अच्छे से और इसके बाद हम लोग स्टार्ट करना है। ठीक है, करो रिवाइज का। तो कल मैंने आप लोगों को ट्रांसपोर्ट ऑफ CO2 ऑक्सीजन के बारे में बताया था ना। मैंने आपको क्या क्या बताया था एक बार समझ लीजिए थोड़ा सा। मैंने आपसे ये कहा था बेटा कि अगर हम ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन की बात करें तो यहाँ पे पार्शियल से डिपेंड करता है ना। और मैंने आप लोगों से कहा था क्या क्या कंडीशन होनी चाहिए, ये बताया था आपको। जैसे मैंने कहा था अगर टिश्यू वाली साइड है तो वहाँ पे क्या कंडीशन होनी चाहिए, ऐसी अगर CO2 वाली साइड है तो वहाँ पे क्या कंडीशन होनी चाहिए, मतलब एल्वेओलाई वाली साइड है। आपको पता है एट एल्वेओलाई पे हम लोग क्या करते हैं, एल्वेओलाई वाली साइड पे ऑक्सीजन जोड़ते हैं हीमोग्लोबिन के साथ, बनाते क्या है ऑक्सी हीमोग्लोबिन। क्या बनाते हैं? और मैंने कहा था 97% जो ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट होता है वो किसके द्वारा होता है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन के द्वारा। ठीक है, देखो सिंपल सा मैंने हम लोग चैप्टर पढ़ना कौन सा है, ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस। तो हम लोगों ने ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन पढ़ लिया था, लेकिन मैंने आपको बताया क्या था, मैंने कहा था पार्शियल प्रेशर पे डिपेंड करता है। पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन जितना ज्यादा होगा तो हम बोल सकते हैं कि वहां पे ये जो हीमोग्लोबिन सैचुरेशन होगा वो उतना ज्यादा होगा। लेकिन मैंने एक वैल्यू बताई थी आपको, ध्यान रखना है आपको कि 50% हीमोग्लोबिन सैचुरेशन कितने पार्शियल पे होता है, 33। कितना होता है ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, 33 पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 पे कितना हीमोग्लोबिन सैचुरेशन होता है, 50%। ठीक है बेटा, इसके बाद हम लोग ऐसे बोल सकते हैं कि इसके, हाँ बताओ, मैंने ये बोला था 33 पार्शियल प्रेशर होगा किसका, ऑक्सीजन का। ऐसे देखो अगर पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का कितना होगा 33 mm में देखते हैं ना Hg, और इस पे जो हीमोग्लोबिन सैचुरेशन होता है वो होता है 50%। कितना होता है बेटा, 50% होता है। इसके बाद जैसे जैसे हम पार्शियल प्रेशर बढ़ाते हैं वैसे वैसे हीमोग्लोबिन सैचुरेशन क्या होता है, बढ़ता है। सही है, ये हम लोगों ने देख लिया था। इसके बाद मैंने कर्व भी बताया था आपको, मैंने कहा था हाँ जिसे बोलते हैं हम लोग ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व। इसके बाद एक वैल्यू भी थी, अच्छा इसी को हम लोग बोलते हैं केएम वैल्यू। क्या बोलते हैं बेटा, केएम वैल्यू।
Km वैल्यू मैंने ये बताया था, ऑक्सीजन का उतना पार्शियल प्रेशर जितने पे 50% हीमोग्लोबिन सैचुरेशन हो जाए, उसे उस वैल्यू को बोलते हैं हम लोग Km वैल्यू। इसके बाद मैंने कंडीशन बताई थी आपको, अगर एल्वलाई वाली साइड है या फिर टिश्यू वाली साइड है तो वहां पे क्या होता है। जैसे मैंने कहा था अगर एल्वलाई वाली साइड है, ये बता दे रहा हूँ, अगर एल्वलाई वाली साइड है तो मैंने कहा था वहां पे पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन ज्यादा होना चाहिए, टेम्परेचर कम, CO2 का पार्शियल प्रेशर कम और हाइड्रोजन कंसंट्रेशन कम। और अगर आप देखो ये तो हो गया एल्वलाई वाली साइड, अब अगर हम टिश्यू वाली साइड पे करें तो क्या मैंने बताया था, पार्शियल प्रेशर CO2 का ज्यादा और बकाया नहीं। हाँ टिश्यू में उल्टा होता है, टेम्परेचर ज्यादा, हाइड्रोजन कंसंट्रेशन ज्यादा और CO2 का भी ज्यादा, ऑक्सीजन का कम। सही है। ये कंडीशन आपको आप लोग एक सेंटेंस से ध्यान रख सकते हो कि एल्वलाई और टिश्यू वाली साइड पे क्या होता है, अलग अलग होता है, अपोजिट होता है, क्योंकि एक जगह ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन बनता है और एक जगह क्या होता है, ब्रेक डाउन होता है। ठीक है। दूसरा मैंने कहा था, एक ये भी ध्यान रखना बेटा, एक हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल कितने मॉलिक्यूल लेके आता है, 4 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन। ये बताया था आपको। और ये जब मिलते हैं तो हम बोल सकते हैं ये बनता है ऑक्सी हीमोग्लोबिन। ठीक है। और इसके बाद हम मैं बोल सकता हूं कि 100 ml अगर ब्लड है तो उसमें बेटा क्या होता है, 100 ml ब्लड में मैंने कहा था 5 ml ऑफ ऑक्सीजन जो होती है वो दी जाती है किसके लिए, टिश्यू के लिए। ठीक है। लेकिन अगर आपसे कोई कहे कि बताओ अगर हम आर्टरी में देखें 100 ml ब्लड में कितनी ऑक्सीजन होगी, तो होगी 20 ml। ध्यान रखना है आपको। चाहे आप लोग ऐसे कर सकते हो कि अगर बेटा ये मान लीजिए ये देखो एल्वलाई है और यहां से अगर ब्लड आ रहा है तो ये कितना आएगा, 100 ml ब्लड है तो इसमें कितना होगा, 20 ml ऑक्सीजन। ये बात समझ गए आप लोग। इसके बाद बेटा यहाँ पे जो दी जाएगी वो कितनी दी जाएगी, 5 ml। 5 ml ऑक्सीजन दी जाएगी किसके लिए, सेल के लिए, और बकाया क्या हो जाएगा वापस। समझ गए, ये कहानी चलती है। ऐसे ही मैंने देखा था एक बार लिखा हुआ था, एक क्वेश्चन था कि बताओ अगर ऑक्सीजन वो ब्लड आ रहा है आर्टरी में तो कितने % टिश्यू के लिए ऑक्सीजन देता है, तो वहां आंसर था 20%। कितना देता है, आप लोग बताओ 20 ml का 5 ml कितना हो गया, सॉरी 25%। कितना, 25%, यानी कि 5 चौक 20। ठीक है। तो 25% देता है और बकाया क्या होता है, वापस हो जाता है। ठीक है। तो आप लोग ध्यान रख सकते हो। वैसे ऐसे क्वेश्चन बनेगा नहीं, मुझे लग रहा है कि एनसीईआरटी में ऐसा कोई लाइन लिखा नहीं है। हम लोग अब थर्ड बात करते हैं, ट्रांसपोर्ट ऑफ CO2। किसकी बात करते हैं, अगर मैं ट्रांसपोर्ट ऑफ CO2 की बात करूं तो मैंने कहा था कि CO2 का जो ट्रांसपोर्टेशन होता है वो 3 टाइप से होता है। कितने टाइप से होता है, 3 टाइप से। अगर हम ट्रांसपोर्ट ऑफ CO2 की अगर हम बात करें तो यहाँ पे होता है 3 टाइप से। पहला टाइप मैंने क्या बताया था बेटा, बाइकार्बोनेट आयंस के द्वारा होता है। दूसरा मैंने क्या बताया था, RBC के थ्रू, और तीसरा बताया था आपको प्लाज्मा के थ्रू। एक तो ये हो गया। दूसरा अगर हम बात करें तो आपको ये भी पता होना चाहिए जो बाइकार्बोनेट आयन द्वारा होता है, इनके द्वारा होता है 70%, लगभग यहाँ पे होता है 23%, यानी कि 20 से 25% लिखा हुआ है, 23 एवरेज मान सकते हो आप लोग। और इसमें होता है 7%। यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, सुनो, यहाँ पे आप लोग ये ध्यान रखना कि जो बाइकार्बोनेट आयंस आपको पता है कहाँ होते हैं बेटा, ब्लड में होते हैं, H3- पता है आपको। यहाँ पे एंजाइम होता है जो सबसे इंपॉर्टेंट है, इसका नाम आपको ध्यान रखना है, कार्बोनिक एनहाइड्रेज। कौन सा एंजाइम होता है बेटा, अगर आपको उस एंजाइम का नाम पता है, बस अगर पूछा जाएगा तो आपसे इस एंजाइम का नाम पूछ सकते हैं, और जिसका नाम है कार्बोनिक एनहाइड्रेज। कार्बोनिक एनहाइड्रेज इस एंजाइम का नाम है, और इसकी प्रेजेंस में ऑक्सीजन बाइंड होता है और वो कहां पहुंचता है, एल्वलाई तक। ठीक है। इस एंजाइम का नाम आप लोग पता है, स्टार नाम है यहाँ पे, बहुत इंपॉर्टेंट। ठीक है। दूसरा अगर हम बात करें आरबीसी में, तो मैंने कहा था हीमोग्लोबिन होता है। जो हीमोग्लोबिन को हम ब्रेक डाउन करें तो हीम और ग्लोबिन टूटता है।
ऐसे देख लेते हैं हम लोग, हीम प्लस ग्लोबिन में जुड़ता है। हीम क्या होता है आपको पता है, आयरन कंटेनिंग पार्ट होता है। और ये होता है ग्लोबिन क्या, प्रोटीन। अब वहां पे देखो आप लोग, जब ये हीम वाला पार्ट होता है ये क्या शो करता है, ऑक्सीजन को। किसको करता है बेटा, ये ऑक्सीजन को करता है, जो मैं आपसे कह रहा था 97% होता है। और जो ग्लोबिन वाला पार्ट होता है, ये वाला पार्ट, ये कैरी करता है किसको, CO2 को। और ये बनाता है कार्बा अमीनो हीमोग्लोबिन। क्या बनाता है, जब इससे बाइंड होता है तो ये बनता है कार्बा अमीनो हीमोग्लोबिन। ठीक है। और प्लाज्मा के द्वारा तो आपको पता ही होगा डेवलप स्टेट में होता है, तो कोई दिक्कत ही नहीं है। तो ऐसे तुम्हारा ट्रांसपोर्ट होता है वो किसका होता है, CO2 का। यहाँ ऐसा कोई कर्व दिया हुआ नहीं है, तो आप लोग इतना टेंशन ना लो, खाली इतना ध्यान रखना एंजाइम का नाम, और दूसरा बनाता क्या है, कार्बा अमीनो हीमोग्लोबिन। ये बात हो गई। इसके बाद अगर हम बात करें, अभी आपको टाइम दे दूंगा मैं, लिख दूंगा आराम से। मैंने आप लोगों से ये कहा था, एक हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल कितने ऑक्सीजन कैरी करता है, 4। और दूसरा मैंने कहा था 100 ml ब्लड में जो ऑक्सीजन होती है कितना ml होती है, 5 ml। लेकिन अगर वो CO2 की बात करेगा तो आप मॉलिक्यूल की बात नहीं करोगे, आप बात करोगे 100 ml ब्लड में कितने ml होता है, 4 ml ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट होती है। कितने ml होती है बेटा, तो मैं ऐसे बोल सकता हूँ 100 ml ब्लड में जो CO2 जाती है वो जाती है कितने ml, 4 ml ऑफ CO2। कितने ml ब्लड में, 100 ml ब्लड में। ये आपको ध्यान रखना है। CO2 कितना जाता है, 4 ml, और ऑक्सीजन कितना जाता है, 5 ml। क्लियर हुआ। तो ये तुम्हारा ट्रांसपोर्ट था CO2 का, जो ये सब बातें हैं जो आपको पता होनी चाहिए, और ऐसा कुछ यहाँ पे नहीं लिखा हुआ है और उसके अलावा। ठीक है, तो आप लोग एक बार इसे कर लो और आप लोग इसे बता सकते हो जो भी लिखना है। और उसके बाद अगर आपको कोई डाउट हो तो आप लोग NCERT एक बार देख लोगे। आज तो ऐसे मैं बता नहीं सकता हूँ लाइन टू लाइन, अगर कोई डाउट हो तो मुझसे पूछ सकते हो। ठीक है, कुछ भी आप लोग NCERT एक बार लाइन टू लाइन रीड कर लो। देखो आप लोगों ने अपना रेट देख लिया बच्चों, देख लिया, आ गया होगा व्हाट्सएप ग्रुप में, कल आया था ना। तो आप लोग थोड़ा मेहनत करो अच्छे से। और मेहनत करनी चाहिए आपको अभी थोड़ी, ठीक है ना। अभी स्टार्टिंग में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप जो टेस्ट हो रहे हैं तो उसमें मेहनत कर दो, ठीक है। और आप लोग नंबर ज्यादा लेके आओ, 500-600 नंबर लेके आओ। और टेस्ट को आप थोड़ा सीरियस लिया करो। और जो बच्चे टेस्ट नहीं दे रहे हैं और अगर उनका एब्सेंट भी रह रहा है तो बेटा रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो जाएगा, उसका ध्यान रखना। फिर आप लोग उसके जिम्मेदार खुद ही होंगे, क्योंकि कुछ बच्चों का बहुत कम एब्सेंट है या वो बहुत कम प्रेजेंट है, तो आपको इसके लिए डेली प्रेजेंट रहना पड़ेगा, ठीक है। और अगर कोई बच्चा ऐसा है जो एब्सेंट करता है ज्यादा, तो वो जो रजिस्ट्रेशन आता है प्रेजेंट वाला, उस पर आप लोग प्रेजेंट मंगाया करो अपने, या मैं आपको बता दूंगा कौन बच्चे ऐसे, ठीक है।
क्योंकि सही नहीं रहता है ना, आप लोग अगर एब्सेंट इतनी ज़्यादा रह रहे हो फिर उसके बाद ऐसा ना कि कोचिंग की कि किसी भी दिन घूमने चले जाए, आपको डेली आना पड़ेगा तभी तो किसी टीचर को देखोगे आप लोग। ये लिख लिया। चलो अब हम लोग पढ़ते हैं अगले रेगुलेशन। क्या पढ़ेंगे हम लोग? रेगुलेशन पढ़ेंगे। ये बता दो, बताओ बेटा, देख रहे हो? कार्बोनिक एनहाइड्रेज, एनहाइड्रेज नहीं होता बेटा, एनहाइड्रेज होता है। देखिए, चलो इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक आता है वो आता है रेगुलेशन। क्या आता है? रेगुलेशन। आप लोग ये बताओ, हमारा जो ब्रीथिंग सिस्टम है क्या ये वॉलंटरी तरीके से कंट्रोल होता है? नहीं, ये कैसा होता है? इनवॉलंटरी। कैसा होता है? और दूसरा अगर हम बात करें, देखो वॉलंटरी का मतलब अगर कोई भी चीज वॉलंटरी कंट्रोल हो रहा है तो वो कौन से पार्ट से होता है? एसएनएस। ये आपको पता है, जिसका मतलब होता है सोमैटिक नर्वस सिस्टम। आपको ये पता होना चाहिए कि हमारी बॉडी का कंट्रोल दो तरीके से हो सकता है। एक तो आपको ये पता है नर्वस सिस्टम डिवाइडेड कितने कैसे पार्ट में? देखो नर्वस सिस्टम की अगर हम बात करें दो पार्ट में डिवाइड है, सीएनएस और पीएनएस। सीएनएस का मतलब होता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम और पीएनएस का मतलब होता है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। सीएनएस की बात करें तो आपको बताओ उसमें आता है ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड, जो आपका ब्रेन वाला सिस्टम है, और पीछे क्या है? स्पाइनल कॉर्ड, जो हमारी निकलती है वर्टिब्रल कॉलम से। ये वाला पार्ट होता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम। और अगर हम पेरिफेरल की बात करें तो उसको दो पार्ट में डिवाइड किया है, एएनएस और किया है एसएनएस। एएनएस का मतलब होता है ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम और एसएनएस का मतलब होता है सोमैटिक नर्वस सिस्टम। तो जो सोमैटिक वाला पार्ट होता है वो कंट्रोल करता है वॉलंटरी कंट्रोल। जैसे स्केलेटल मसल्स होती है हमारी, सुनो स्केलेटल मसल्स होती है, उनका कंट्रोल कैसा है? वॉलंटरी है। तो वो किससे कनेक्शन है बताओ? एसएनएस, सोमैटिक नर्वस सिस्टम। जितने भी हमारे इनवॉलंटरी कनेक्शन होते हैं वो सब कौन से पार्ट से होते हैं? एएनएस। एएनएस का मतलब होता है ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। उसको भी हालांकि दो पार्ट में डिवाइड किया है, एसएनएस और पीएसएनएस। उस एसएनएस का मतलब है सिंपैथेटिक और पीएसएनएस का मतलब क्या है? पैरासिम्पैथेटिक। जो पार्ट है किसके? एएनएस के। और जो एसएनएस है वो तो उसी में डिवाइड रहता है और वो कौन सा फंक्शन संभालता है? हमारा वॉलंटरी। अगर आपको थोड़ा ना पता हो तो अभी आप देख सकते हो, वैसे हम लोग पढ़ेंगे नर्वस सिस्टम वाले में। जैसे हमारा अगर नर्वस सिस्टम होता है बेटा, कितने पार्ट में डिवाइड होते हैं? दो। एक होता है सीएनएस और एक होता है पीएनएस। सीएनएस का मतलब पता है क्या होता है? सेंट्रल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल का मतलब बीच में आता है, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। तो मैं यहां बोल सकता हूं इसमें एक पार्ट होता है ब्रेन और एक क्या होता है? अब ये इनके क्या का फंक्शन होते हैं वो मैं बात करूंगा, ब्रेन जब पढ़ाऊंगा तभी आपको डिटेल में बताऊंगा सब कुछ। और पीएनएस वाले का मतलब पेरिफेरल का मतलब जो और सब पार्टों को देख रहा है। तो मैंने कहा था पीएनएस जो होता है उसको दो पार्ट डिवाइड किया हुआ है, एएनएस और एसएनएस। इसका मतलब ईएनएस का मतलब है यहाँ ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। क्या है? ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। और बेटा इस वाले का मतलब क्या होता है? सोमैटिक नर्वस सिस्टम। अब आप लोग यहां देखो,
मैं ये बोल रहा हूँ कि जो सोमैटिक वाला पार्ट होता है वो जो समानता है वो समानता है हमारे कौन से फंक्शन, वॉलेंट्री फंक्शन। कौन से वाले, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ वॉलेंट्री फंक्शन। आप कहोगे सर वॉलेंट्री फंक्शन हमारे क्या आता है, जैसे हमारी स्केटर मसल, हमारी मसल जो होती हैं स्केटर मसल सब किस में आती है, वॉलेंट्री, और उनका कनेक्शन किससे होता है, एसएनएस से। अगर मैं एएनएस की बात करूं तो यहाँ पे समझते हैं इनवॉलेंट्री फंक्शन, जैसे हमारा हार्ट रेट का हो गया कनेक्शन, हार्ट का मैंने हमेशा बताया होगा ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम होता है लिखा हुआ। ऐसे ही अगर हम ब्रीथिंग की बात करें तो यहाँ भी लिखा होगा एएनएस ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। जितने भी हमारे इनवॉलेंट्री कंट्रोल होते हैं वो सब कनेक्शन किससे रखते हैं, एएनएस वाले पार्ट। सही है। एक बात मैंने और भी होता है, एएनएस को दो पार्ट में डिवाइड किया हुआ है, एसएनएस और पीएसएनएस। यहाँ पे एसएनएस का मतलब सिंपैथेटिक है, ध्यान रखना, ये ऐसे लिख लो एसएम, और ये कैसे है, पहला सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। जैसे मैंने कहा था एसएनएस वाला पार्ट होता है वो हार्ट बीट को इंक्रीज करवाता है, पीएसएनएस वाला हार्ट बीट को डिक्रीज करवाता है। अब हार्ट की बात हो रही है तो इसका मतलब इनवॉलंटरी कनेक्शन है, और इनवॉलंटरी का मतलब क्या होता है, ईएनएस। समझ गए आप लोग। तो ऐसा ही हमारा ब्रीथिंग का जो होता है उसको भी कंट्रोल कौन सा मानता है, एएनएस ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। अच्छा, इसका कनेक्शन ब्रेन से कैसे होता है, तो देखो हमारे ब्रेन में आपको पता है बहुत सारे पार्ट होता है, जैसे एक होता है मेडुला ऑब्लोंगेटा, एक होता है पोन्स रीजन। आपको शायद ब्रेन के बारे में पता तो होगा इतना, हमारा ब्रेन 3 पार्ट में डिवाइड होता है, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन। फोर ब्रेन में तुम्हारा सेरिब्रम आता है, सेरिब्रम जो ऊपर वाला एरिया होता है ये वाला, ये, इसके बाद थैलेमस और हाइपोथैलेमस। मिड ब्रेन में ब्रेन का वैसे कोई पार्ट नहीं होता है, खाली दो पेयर ऑप्टिक लोब होते हैं, बोलते हैं कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना, पता होगा आपको सर। और हाइंड लिम्ब में हमारे 3 पार्ट होते हैं, सेरिबेलम, एक पोन्स और एक मेडुला। सही है। तो हमारा जो ब्रीथिंग वाला सिस्टम संभालता है वो 2 पार्ट संभालते हैं, पोन्स और कौन सा, मेडुला ऑब्लोंगेटा। ठीक है। अब देखो होता क्या है बेटा, आपका ब्रीथिंग जो होता है, ये देखो ब्रीथिंग हमारा एक्टिवेट कैसे रहता है। जैसे अभी आप लोग समझ सकते हो कि मैं सांस ले रहा हूँ, तो आप लोग समझ रहे हो। लेकिन अगर ऐसा हो कि आप जैसे सो गए तो आपको ध्यान तो ना रहता है कि मुझे सांस लेना है, ऐसे तो भूल जाओगे सांस लेना। या फिर अभी आप जैसे अभी ध्यान दिलवाइए तो हो सकता है बच्चों को ध्यान हो कि सांस ले रहे हैं, वरना तो आपको ध्यान नहीं देता वो सांस ले रहे हैं, है ना। तो इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं हमारा कैसा कंट्रोल है, इनवॉलंटरी, और इनवॉलंटरी कंट्रोल है हमारा बॉडी में, तो इसका मतलब वो कौन सा पार्ट होगा, एएनएस ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। और जिसके 2 पार्ट होते हैं हमारे ब्रेन के जो रेगुलेट करते हैं, एक होता है पोन्स रीजन और एक होता है मेडुला। हमारी बॉडी में होता क्या है बेटा, ये रेस्पिरेटरी सिस्टम एक्टिव कैसे रहता है। आपको क्या लगता है कि ऑक्सीजन की प्रेजेंस में नहीं होता है, CO2 की प्रेजेंस में। किसमें, आपको पता है हमारी बॉडी में 2-3 जगह लगे हुए हैं कीमो रिसेप्टर। क्या लगे हुए हैं, कीमो रिसेप्टर। देखो हमारी बॉडी में जहां जहां रिसेप्टर होंगे वो क्या करते हैं, किसी भी सेंसेस को रिसीव करते हैं। तो ऐसे हमारी बॉडी में क्या लगे होते हैं, कीमो रिसेप्टर। कीमो का मतलब है कि जो CO2 से क्या करें, सेंसेस को रिसीव करें। अगर CO2 कंसंट्रेशन बढ़ रही है तो वो क्या हो जाएंगे, एक्टिवेट, और एक्टिवेट हो जाएंगे तो क्या भेजेंगे, सिग्नल हमारे ब्रेन के लिए, और ब्रेन सिग्नल भेजेगा फिर हमारी मसल्स के लिए कि आपको क्या करना है, ब्रीथिंग करना है। जैसे अगर आप लोग सोचो कि मैं अपनी सांस रोकूंगा, चलो मान लो ये काम इतना तो यहाँ तो कर सकते हो ऐसे, तो बेटा अब ऐसा क्यों कर सकते हो पता है, क्योंकि हमारा जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है उसमें मसल्स भी इन्वॉल्व है, स्कैटर मसल, इसलिए हम ये काम कर सकते हैं कि हम रोक सकते हैं। जैसे देखो एक बात सुनो आप लोग, अगर कुछ बच्चों को ये लग रहा है कि हार्ट हमारा कॉन्ट्रैक्ट करता है, रिलैक्स करता है, उसका कंट्रोल इनवॉलंटरी है। कैसा है, इनवॉलंटरी है। लेकिन उसका कंट्रोल अगर इनवॉलंटरी है तो हम हार्ट को नहीं रोक सकते, फिर ब्रीथिंग को रोक लेते हैं, क्योंकि ब्रीथिंग भी तो इनवॉलंटरी है। बेटा हार्ट का कनेक्शन हमारी स्कैटर मसल से नहीं है, वो अंदर है, लेकिन हमारे ब्रीथिंग कंट्रोल किससे, स्कैटर मसल से। थोरेसिक चैम्बर को अगर तुम डिक्रीज इंक्रीज नहीं करोगे, क्या ब्रीथिंग होगा, नहीं होगा ना। और अगर हम चाहें तो हम लोग ऐसा कर सकते हैं कि हम लोग देखो मैं आप सांस रोक लूंगा थोड़ी देर के लिए, लेकिन अगर आप चाहोगे तो आप लोग बहुत देर तक नहीं रोक पाओगे, आपको सांस लेना ही पड़ेगा। कभी कोई ऐसे एक्सपायर हुआ है क्या कि उसने सांस रोक ली, लो खत्म हो गया, ऐसा नहीं होता है ना। अरे भाई आपके बॉडी के अंदर कीमो रिसेप्टर होते हैं, अगर आपके जब भी आपके अंदर CO2 की कंसंट्रेशन बढ़ेगी वो एक्टिवेट हो जाएंगे और वो ब्रेन से आपको 100% सांस लेने पर मजबूर कर देंगे, और वहां से जब सिग्नल आएगा तो आपकी मसल्स क्या हो जाएंगी, कॉन्ट्रैक्ट करेंगी और आप ब्रीथिंग कर लोगे। हाँ एक टाइम तक रोक सकते हो, जैसे आप सोचो 10 मिनट तो नहीं रोक सकते, 1 मिनट रुक सकते हो सकता है, 2 मिनट रुक सकते हो,
किसी का रिकॉर्ड भी होगा 2-3 मिनट का है, लेकिन रिकॉर्ड वर्ड चेक मत पढ़ना बेटा, ये बहुत खतरनाक होते हैं। तो आप लोग सोच सकते हो, लेकिन बहुत देर तक ऐसे नहीं रह सकते। अब जैसे एक बात सोचो, आप लोग कुछ सुसाइड करता है, जैसे आपने देखा वो फांसी लगा लेता है, भाई फांसी में मरने का रीजन क्या होता है बताओ? फांसी में मरने का मतलब ये नहीं होता कि गलत दब गया, गलत तो वैसे भी अगर ऐसे जो मैंने दबा दिया मर गया बेटा, क्योंकि अगर आपका रस्सी यहाँ पे बनेगा तो अगले ट्रैकिया है, और ट्रैकिया ट्यूब क्या होगी, ब्लॉक हो जाएगी, और जब ट्यूब ब्लॉक हो जाएगी इसका मतलब आप सांस को बाहर नहीं निकाल पाओगे, और जब आपकी कंसिस्टेंसी CO2 की बढ़ेगी तो फिर क्या होगा, हार्मफुल होता है CO2 ना, और आपके अंदर क्या होगा, ये डैमेज होना स्टार्ट हो जाएगा, और आदमी क्या होगा, तड़प के मर जाएगा। सिंपल सा है, अगर वो फांसी ना लगाए तो ऐसे कोई भी सांस रोक के कभी भी एक्सपायर नहीं हो सकता, क्योंकि आपको पता है हमारा इनवॉलंटरी कंडीशन है, मतलब वॉलंटरी नहीं है, इनवॉलंटरी है, समझ गए आप लोग। तो यहाँ पे 2 पार्ट इन्वॉल्व होते हैं, एक होता है तुम्हारा पॉन्स रीजन, एक होता है मेडुला रीजन। तो आप लोग बेटा जो रेगुलेशन लिखा हुआ है एक बार आप लोग अपने आप से पढ़ लो, और कोई किसी को डाउट हो तो मुझसे पूछ लो, क्योंकि मैं यहाँ पे कैसे पढ़ाऊंगा आपको बताओ, ये प्रॉब्लम है। यहाँ पे देखो एक लाइन लिखी हुई बेटा, ये अंडरलाइन करो आप लोग, इंपॉर्टेंट है। कह रहा है आ स्पेशलाइज सेंटर प्रेजेंट इन द मेडुलर रीजन, दिस कह रहा है ऑफ द ब्रेन कॉल्ड रेस्पिरेटरी रिथम सेंटर, और ये क्या क्या करता है, प्राइमरी रेगुलेशन मतलब होता है पहले ये देखता है, ठीक है, तो इसको अंडरलाइन कर लो। और दूसरा लिखा होगा न्यूमोटैक्सिक सेंटर, और जो कौन सा रीजन में होता है बेटा, पॉन्स रीजन में। तो बस अगर क्वेश्चन आके आपसे ये पूछ सकता है कि बताओ कौन से रीजन में क्या होता है, तो आरआरसी कहाँ पे होता है बताओ, मेडुलर रीजन में, और पॉन्स रीजन में क्या होता है, न्यूमोटैक्सिक सेंटर। बस 2 सेंटर याद रखना, बात करना, ठीक है, यही पूछा जाएगा अगर पूछा जाएगा तो आपसे। कौन सा, वो आरआरसी होता है तुम्हारा रेस्पिरेटरी रिथम सेंटर, वो तुम्हारा ब्रीथिंग कंट्रोल करता है, और जो न्यूमोटैक्सिक एरिया होता है वो CO2 कंसंट्रेशन देखता है। हेल्प दोनों ही किसमें करते हैं, रेगुलेशन में। और जो तुम्हारा ये होता है न्यूमोटैक्सिक एरिया, ये बेटा ये भी देखता है कि आपसे ब्रीथिंग कौन सी करवानी है, फोर्सफुल या फिर नॉर्मल। जैसे आपने देखा होगा कि जब आप साइकिल चला रहे हो, मेहनत काम कर रहे हो, तो ब्रीथिंग बहुत तेज होता है, और जब आप नॉर्मल अभी बैठे हो तो आपका नॉर्मल चल रहा है, तो ये भी दिखता है कौन सा, न्यूमोटैक्सिक एरिया, ठीक है। हाँ बताओ, अभी लिख रहे हो? अच्छा लिख रहे हो, लिखो आराम से, वैसे हम डिटेल में पढ़ाऊंगा आपको उसमें। तो यहाँ पे आप लोग ये लिख लो, ये ANS लिखा है, यहाँ लिख लेना वॉलंटरी फंक्शन। वॉलंटरी का मतलब होता है अपनी इच्छा वाले फंक्शन, और ये वाला बेटा कौन सा होता है, सॉरी इनवॉलंटरी हो रहा है यहाँ पे, इनवॉलंटरी। रेगुलेशन में आपसे ये पूछ सकता है न्यूमोटैक्सिक एरिया कहाँ होता है, और आरआरसी रेस्पिरेटरी रिथम सेंटर कहाँ होता है, बस ठीक है। और रिसेप्टर कौन से होते हैं बेटा, कीमोसेंसिटिव, और जो किसको देखो दो चीजें देखते हैं, एक तो हाइड्रोजन कंसंट्रेशन और दूसरा CO2, बस ठीक है, ये ध्यान रखना। क्या कहिए, हाइड्रोजन कंसंट्रेशन और CO2, ठीक है, जब भी ब्लड में बढ़ेगा तो वो एक्टिव हो जाएंगे, ठीक है।
लिख लिया ये, लिख लिया ये, मैं लिख लो जल्दी जल्दी। मैं ब्रीथिंग में वो नर्वस सिस्टम आपको बताऊंगा पूरा सिस्टम अच्छे से, ठीक है। अभी तो ये नर्वस सिस्टम का पार्ट है, मैंने थोड़ा समझा दिया आपको खाली बस। चलो इसके बाद हम लोग सेकंड टॉपिक हमारा आता है थर्ड चैप्टर में, वो क्या आता है? डिसऑर्डर। क्या आता है बेटा? डिसऑर्डर। आप लोग बताओ, अगर हम बात करें ब्रीथिंग से लेके तो क्या क्या डिसऑर्डर हो सकते हैं? जैसे आपने एक और नाम सुना होगा, अस्थमा। सुना है? अस्थमा हो जाता है। दूसरा जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है एम्फाइसेमा, ये हो सकता है। और तीसरा लिखा है ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर। सही है? ये क्या क्या होते हैं समझते हैं। लिख रहे हैं आप लोग? लिख लिया? चलो, तो पहला जो डिसऑर्डर होता है वो कौन सा है बेटा? अस्थमा। कौन सा है? आपने देखा होगा अस्थमा में क्या होता है, इसे हिंदी में क्या बोलते हैं? दमा। दमा बोलते हैं ना। और अस्थमा में क्या करता है? सांस लेने में प्रॉब्लम होती है, ये तो होता है। और आपने देखा होगा कुछ ऐसा टाइप का होता है, पता नहीं क्या होता है, वो उससे फूंक मारते हैं, हाँ, और वो सही हो जाता है। अच्छा ठीक है। देख लिया? वो समझ लिया? अब देखो क्या होता है इसमें, जो हमारे ब्रोंकियो ब्रोंकियल्स होते हैं, अगर या तो वो इन्फ्लामेशन होता है, थोड़ा सा सोयल कर जाए, मतलब रास्ता ब्लॉक हो जाए, या दूसरा क्या होता है कि म्यूकस से इकट्ठा हो जाए। किसमें? ब्रोंकी और ब्रोंकियल्स में। अगर म्यूकस इकट्ठा हो जाएगा तो हम सांस लेंगे, वो यार जाएगी नहीं अंदर, और जाएगी नहीं तो इसका मतलब क्या होगा? अस्थमा की प्रॉब्लम होगी। समझ गए? तो यहाँ पे क्या होता है? ब्रोंकी और ब्रोंकियल्स में इन्फ्लेमेशन होता है। ये लिखा है वीजिंग, लिखा है यहाँ पे। इसका मतलब होता है कोई म्यूकस टाइप का कुछ स्टोर हो जाए, इकट्ठा हो जाए, ठीक है। तो इससे क्या होता है? ब्रोंकी ब्रोंकियल्स का रास्ता ब्लॉक हो जाता है और सांस लेने में क्या होती है? प्रॉब्लम होती है। दूसरा जो आपका डिजीज है वो कौन सा है? एम्फाइसेमा। इसमें क्या होता है बेटा? जब कोई भी एल्वेलाई की बॉल डैमेज हो जाए, क्या हो जाए? एल्वेलाई की बॉल डैमेज हो जाए, और अगर एल्वेलाई की बॉल डैमेज हो जाएगी तो आप लोग बताओ क्या सरफेस एरिया डिक्रीज नहीं हो जाएगा? हो जाएगा ना। जैसे मान लिया है, ये देखो यहाँ देखो बच्चों, मान लिया एल्वेलाई है और इसका बॉल डैमेज हो गया, तो ये वाला एल्वेलाई तो खत्म हो गया। अब एक्सचेंज ऑफ गैस का सरफेस एरिया वो डिक्रीज हो जाएगा, और वो डिक्रीज होता है उस कंडीशन को हम लोग बोलते हैं एम्फाइसेमा। ये कैसे होता है? इसका कॉज भी लिखा है, सिगरेट स्मोकिंग, ठीक है। नेक्स्ट हमारा आता है ORD। इसका मतलब क्या होता है? ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर। इसमें क्या होता है? इसमें आपने देखा होगा बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो ऐसे काम करते हैं, जैसे पत्थर तोड़ना हो गया, रोड तोड़ना हो गया, या मैं बोल सकता हूँ कि जहाँ कोयला वगैरह टूटता है, या कोई फैक्ट्री में काम कर रहा है जहाँ पे हमेशा गर्द उड़ रहा है, तो क्या होता है? लगातार डस्ट पार्टिकल जाने से उनके जो एल्वेलाई होते हैं वो डैमेज हो जाते हैं, सही है, और ओवरऑल लंग्स भी डैमेज जाते हैं कभी। और अगर ऐसा कंडीशन हो रहा है तो उसको हम लोग बोलते हैं ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर। हाँ, फाइब्रोसिस होता है, सही है। तो ये तुम्हारे थे क्या? डिसऑर्डर। तो पहला कौन सा है? अस्थमा, जहाँ ब्रोंकी ब्रोंकियल्स में क्या होता है? इन्फ्लेमेशन। दूसरा तुम्हारा कौन सा है बेटा? एम्फाइसेमा, जहाँ एल्वेलाई की बॉल डैमेज होती है, जिससे सरफेस एरिया क्या होता है? डिक्रीज। और तीसरा जो होता है वो कौन सा होता है? ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर, जहाँ पे लोग काम करते हैं और वहां पे काम करने से डस्ट पार्टिकल के अंदर जाने से हो जाता है, ठीक है। तो ये चैप्टर तो हो गया बेसिकली। आप लोग ये बताओ, इस चैप्टर में किसी बच्चों की प्रॉब्लम है? एक बार आप लोग चेक करो स्टार्टिंग से लास्ट तक। हाँ बताओ, किसी को बताओ तो प्रॉब्लम। इसके बाद तो हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, सर्कुलेशन, सही है, सर्कुलेटरी सिस्टम। तो आप लोग एक बार ऐसा करो, इसको एक बार चेक कर लो जल्दी से। कौन सा?
मतलब वो उसमें ये वाले कॉन्ट्रैक्ट करेगा। हाँ मतलब वो ये वाले को बता दीजिए आप। इंस्पायरेशन एक्सपायरेशन का मतलब उसका जो मैकेनिज्म है वो है। देखो सुनो सुनो सुनो, आप लोग बताओ, अगर मैं इंस्पायरेशन की बात करूं, यहाँ देखो, अगर मैं इंस्पायरेशन की बात करूं तो आपको पता होना चाहिए कि हम इसमें क्या करते हैं, थोरेसिक चैम्बर को इंक्रीज करते हैं। क्या करते हैं? थोरेसिक चैम्बर को इंक्रीज करते हैं। मैंने एक क्वेश्चन तो ऐसा भी देखा था कि इसी टाइप का, कि उसमें खाली एरो बने हुए हैं, बस एरो समझना पड़ेगा क्या हो रहा है। अब आप लोग बताओ बेटा, अगर हम थोरेसिक चैम्बर को इंक्रीज करेंगे तो मैंने कहा था दो टाइप से होता है। एक तो होता है एंटीरियर पोस्टीरियर और एक होता है डोर्सो वेंट्रली। ये तो होता है। आप लोग बताओ, देखो डोर्सो वेंट्रली होगा तो आपको बताया जो हमारी रिब्स होंगी, रिब्स की मसल, इंटरनल इंटरकोस्टल मसल जब कॉन्ट्रैक्ट करेगी तो ये कौन से चैम्बर, कौन से पोजीशन होगा, डोर्सो वेंट्रल। समझ गए? रिब्स के द्वारा ध्यान रखना, ठीक है। मैं लिख रहा हूँ रिब्स के द्वारा, बाय रिब्स। और इसमें मसल्स होती हैं, आपको रिब्स के बीच में मसल्स होती हैं, सही है। और दूसरा अगर एंटीरियर पोस्टीरियर पे कर रहा है तो आपको पता है आपका डायफ्राम कैसा होता है, ऐसा होता है, डोम शेप ऐसा होता है। और जब ये नीचे की साइड में जाएगा यानी कि स्ट्रेट हो जाएगा, सीधा हो जाएगा, या हम बोल सकते हैं कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा। या तो लिखा होगा कॉन्ट्रैक्ट होना, या लिखा होगा स्ट्रेट होना। अगर स्ट्रेट हो रहा है, कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, इसका मतलब क्या है, ये नीचे की तरफ जा रहा है। और नीचे की तरफ जा रहा है इसका मतलब ये कौन सी चैम्बर को बढ़ा रहा है, कौन सी उसमें डायरेक्शन बढ़ा रहा है, एंटीरियर पोस्टीरियर डायरेक्शन में। समझ गए आप लोग? बस इतना ध्यान रखना है आपको, क्योंकि इसका शेप बेटा डोम शेप होता है। और जब ये नीचे आएगा तो चैम्बर का साइज बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा ऊपर, तो और जब ये अपनी पोजीशन पहुंच जाएगा तो कम हो जाएगा साइज। तो इंस्पायरेशन में ये होता है और एक्सपायरेशन में इसका उल्टा होता है। बस ये कॉन्ट्रैक्ट होगा डायफ्राम तो इसका मतलब क्या होगा, एंटीरियर पोस्टीरियर एक्सिस में चैम्बर का साइज बढ़ेगा। क्लियर हुआ? ये क्लियर हुआ? क्लियर हुआ? और सर जैसे एक्सपायरेशन के लिए हमने कॉन्ट्रैक्ट बोल दिया, फ्लैट बोल दिया या स्ट्रेट बोल दिया, तो एक्सपायरेशन में क्या बोलेंगे? रिलैक्स कंडीशन में रिलैक्स और या डोम शेप। हाँ, या डोम शेप बोल देंगे। डोम शेप का मतलब उसी कंडीशन में जाना। हाँ बस ये बोल देंगे, ठीक है। ये बोल देंगे रिलैक्स कंडीशन, ठीक है। इतना बच्चों को क्लियर होगा? आप सब बच्चों को क्लियर हुआ? और किसी बच्चे को डाउट तो बताओ मुझे जल्दी से। और मैंने सब बच्चों को बोला है, सब बच्चों को बोला है कि आप लोग अगर क्वेश्चन को समझ ना आए तो आप लोग तुरंत मुझे व्हाट्सएप कर दिया करो, ठीक है। मैं आराम से अगले दिन आपको बता दिया करूंगा। हाँ लिखो लिखो। तुम सगुन का फिजिक्स केमिस्ट्री अच्छा करो अपना, और अच्छा करो थोड़ा सा, बायोलॉजी से काम चलेगा खाली हैं। हाँ फिजिक्स केमिस्ट्री और मेहनत से पढ़ो था, सही है। नंबर आने चाहिए फिर अच्छे। बेटा और बताओ, किसी बच्चे को डाउट है ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस में? किसी बच्चे को कोई भी डाउट हो, अगर पूछना हो मुझसे कुछ भी, कि ये वाला सर टॉपिक दोबारा समझा दो, मैं समझा दूंगा। अभी आप लोग एक बार रिवाइज कर सकते हो पूरा, 2 मिनट दे रहा हूँ, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे, ठीक है। और आप लोग इस चैप्टर का क्वेश्चन भी लगाओगे ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस के आज, ठीक है। कम से कम लगाना 70-80। अगर आपको कोई डाउट हो तो मुझसे दोबारा पूछना, ठीक है। पानी किसी को ठंडा हो रहा है।
बेटा कौन सी? चलो तो फिर हम ये चैप्टर कंप्लीट हुआ आप लोगों को। तो हम लोग अब स्टार्ट कर रहे हैं बेटा नेक्स्ट चैप्टर। ये भी और चैप्टर है, इसका नाम क्या है? बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन। ठीक है, तो आप लोग एनसीईआरटी में नया चैप्टर निकालो, बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन। आपका ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज ऑफ कैसे अच्छा लगा आपको पूरा? ऐसे हम लोग पढ़ेंगे बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन। ठीक है, चलो तो पहले आप लोग इस चैप्टर में समझो कि हम लोग पढ़ना क्या है। ठीक है, सबसे पहले अगर मैं आपसे ये कहूँ कि आपकी बॉडी में कितने टाइप के फ्लूइड हैं, तो आप बोलोगे दो टाइप के। कितने टाइप के हैं? एक तो तुम्हारी बॉडी में ब्लड होता है, क्या होता है? ब्लड। और दूसरा मैं बोल सकता हूँ लिम्फ। आपने शायद नाम सुना होगा लिम्फ, जो सर्कुलेट करते हैं हमारी पूरी बॉडी में। क्या क्या होते हैं? एक तो होता है ब्लड और एक होता है लिम्फ। सर्कुलेशन का मतलब तो आप समझ ही रहे होंगे, सर्कुलेट करना, पूरी बॉडी में घूमना। तो इस चैप्टर में जो हम लोग पढ़ेंगे बेसिकली वो पढ़ेंगे पहला ब्लड के बारे में, दूसरा पढ़ेंगे आर्टरी और वेन्स के बारे में, तीसरा पूरा हम लोग सर्कुलेशन समझेंगे कि हमारे ब्लड में कैसे कैसे कहाँ कहाँ ब्लड कैसे जाता है, तो हार्ट का कौन सा नंबर ब्लड को भेज रहा है, हार्ट का कौन सा नंबर रिसीव कर रहा है, हार्ट का स्ट्रक्चर कैसा होता है, ये सब पढ़ेंगे। मतलब पूरा ओवरऑल हम लोग ब्लड के बारे में, हार्ट के बारे में, आर्टरी और वेन्स के बारे में, इन सब के बारे में हम लोग पढ़ेंगे इस चैप्टर में। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग बेसिक स्टार्ट करते हैं, इसके बाद बाकी चीजों पढ़ेंगे। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे बेटा बॉडी फ्लूइड की बात करूं तो मैंने कहा दो टाइप के फ्लूइड होते हैं। कितने टाइप के होते हैं? एक तो होता है ब्लड, बोलो मत कोई भी, और दूसरा होता है लिम्फ। हालांकि लिम्फ कुछ और नहीं होता है, ब्लड का ही पार्ट होता है, बताऊंगा आपको। लिम्फ का भी एक अलग फंक्शन होता है अपना। अगर हम ब्लड की बात करें तो इसको बोलते हैं ब्लड, इसके लिए सिस्टम जो होता है ब्लड वैस्कुलर सिस्टम, और इसके लिए बेटा जो लिम्फ रन करता है उसको बोलते हैं लिम्फेटिक सिस्टम। क्या बोलते हैं? लिम्फेटिक सिस्टम। अब अगर हमको सबसे पहले तो स्टार्ट यही करना है ब्लड वैस्कुलर सिस्टम, तो हम लोग सबसे पहले जो पढ़ेंगे वो क्या पढ़ेंगे? ब्लड वैस्कुलर सिस्टम में सबसे पहले पढ़ेंगे ब्लड के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे? क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट तो ब्लड ही है। पहले आपको ब्लड के बारे में नॉलेज होना चाहिए कि ब्लड क्या होता है क्या नहीं होता है, और उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे लिम्फ के बारे में। फिर अगली बात करेंगे सर्कुलेशन कैसे होता है, हार्ट क्या करता है, हार्ट कैसे पंप करता है, क्या करता है, वो सब पढ़ेंगे। ठीक है, तो अगर हम ब्लड की बात करें तो आपको पता है ब्लड एक क्या होता है? कनेक्टिव टिश्यू होता है। कनेक्टिव टिश्यू का मतलब है कि हमारे अलग हर एक बॉडी पार्ट को कनेक्ट रखता है। आपको पता है अगर आपकी बॉडी में कोई भी चीज XYZ अगर एक जगह से दूसरी जगह जा रही है तो ब्लड के थ्रू। किसके थ्रू? क्योंकि हमारी बॉडी में खाली ब्लड ही है जो पूरे हर एक सेल तक जा रहा है। जैसे आपने खाना खाया, अगर आपके न्यूट्रिशन आपके हर एक सेल तक जा रहा है तो किसके थ्रू? ब्लड के थ्रू। आपने ऑक्सीजन दिया, अगर एक जगह से पूरी, हम तो एक जगह ले रहे हैं ना लंग्स में, और उसके बाद पूरे हर एक सेल तक पहुंच रही है तो कौन लेके जा रहा है? ब्लड। हमारी बॉडी में हार्मोन्स, भाई जैसे पिट्यूटरी ग्लैंड से सिक्रेशन हुआ और पूरी बॉडी में जाके कहाँ वर्क करना है, वो किसकी तरह जाएगा? ब्लड। मैं सिंपल सा ऐसे बोल सकता हूँ कि हमारी बॉडी में अगर कोई भी चीज का एक जगह से दूसरी जगह जाना होता है तो वो किसकी तरह होता है? ब्लड के थ्रू। जिसमें सबसे मेन ऑर्गन होता है हमारा हार्ट, जो पूरे ब्लड को पंप करता है हमारी हर एक सेल तक। और हार्ट अगर हम बात करें तो सबसे बिगेस्ट ऑर्गन होता है हमारी बॉडी का, यानी कि हार्ट कभी भी आपका नहीं रुकेगा। चाहे और भी ऑर्गन थोड़ी बहुत देर के लिए रिलैक्स हो सकता है, लेकिन हार्ट कभी भी रिलैक्स नहीं कर सकता। तो हम लोग इस चैप्टर में हार्ट के बारे में बात करेंगे। और दूसरा सबसे पहले हम लोग ब्लड के बारे में बात करते हैं। इस बारे में बात करते हैं ब्लड के बारे में। अगर मैं आपको ब्लड के बारे में बताऊं तो आपको पता होगा ब्लड का कलर कैसा होता है? लाल होता है। तो देखा ही होगा आपने, ब्लड भी देखा होगा। ब्लड में कितने पार्ट से मिलकर बना होता है वो हम समझते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैं यहाँ पे एक लिख रहा हूं ब्लड।
अगर हम बात करें तो ब्लड को दो पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। कितने पार्ट में? दो पार्ट में। एक तो होती है बेटा ब्लड सेल, या मैं बोल सकता हूं उनको फॉर्म्ड एलिमेंट, सही है, या ब्लड पार्टिकल बोल सकता हूं। तो मैं यहां लिख दे रहा हूं, चलो, फॉर्म्ड एलिमेंट। और एक होता है बेटा क्या? प्लाज्मा। अब हम लोग सुनो, जो प्लाज्मा होता है वो 55% होता है पूरे ब्लड का, और 45% में इसमें क्या होते हैं? ये एलिमेंट होते हैं, यानी कि आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। तो मैं ऐसे बोल सकता हूँ, यहाँ पे जो 55% होता है इसमें होता है प्लाज्मा, और बेटा 45% में क्या होता है? आप सब लोगों को दिखाया दिख रहा है पीछे? ठीक है, क्योंकि लाइट अपना हुई ना, धूप चलेगी नहीं, धूप नहीं है ना ये बहुत देर से। आप देखो यहाँ पे, अगर मैं फॉर्म्ड एलिमेंट की बात करूं तो इसमें तीन टाइप के सेल होते हैं। कितने टाइप होते हैं? तीन। पहला जो होता है बेटा वो होता है आरबीसी, दूसरा होता है वो क्या होता है? डब्ल्यूबीसी, और तीसरा होता है वो होता है प्लेटलेट्स। आपको पता होगा आरबीसी को हम लोग बोलते हैं रेड ब्लड कॉर्पस्कल्स, डब्ल्यूबीसी को बोलते हैं व्हाइट ब्लड सेल, और इसको बोलते हैं प्लेटलेट्स को प्लेटलेट्स बोलते हैं। दूसरे नाम से अगर मैं बात करूं तो आरबीसी को बोलते हैं बेटा एरिथ्रोसाइट। क्या बोलते हैं? अगर मैं डब्ल्यूबीसी की बात करूं तो क्या बोलते हैं? ल्यूकोसाइट। और अगर प्लेटलेट्स की बात करूं तो क्या बोलते हैं? थ्रोम्बोसाइट। अब देखो, अगर हम बात करें कि इनका नंबर कितना होता है, देखो एक बात और सुनो आप लोग, जैसे आप लोग कभी डेंगू का होगा या कुछ भी होता है तो डॉक्टर कहता है कि आपके ब्लड में इतनी प्लेटें रह गई हैं, वो प्लेटें कहते हैं, प्लेटेट नहीं बोलते हैं, ठीक है। तो वो ऐसा नहीं कि आपकी पूरी बॉडी की बात कर रहे हैं कि 1.5 लाख बची है तो पूरी बॉडी में बची है, वो खाली 1 mm³ ब्लड की बात करते हैं। कितने ब्लड की बात करते हैं? 1 mm³। हमारे पूरे ब्लड में कितनी है तो हम काउंट ही नहीं कर सकते कभी लाइफ में। अब वो किस 1 mm का मतलब समझते हो आप लोग? 1 मिलीमीटर लंबा, 1 मिलीमीटर चौड़ा जो बॉक्स हो उसमें जितना ब्लड आए। अब 1 मिलीमीटर कितना होता है आपको बताओ? अरे 1 सेंटीमीटर 10 मिलीमीटर होते हैं, 1 सेंटीमीटर का 10वां हिस्सा, तो कितना सा होगा सोचो। और उतने ब्लड में जितनी सेल होती हैं उनकी बात करते हैं डॉक्टर, समझ गए? जैसे मैं भी यहाँ उसी की बात कर रहा हूँ, तो मैं ऐसे बोल सकता हूँ कि बेटा 5 से 5.5 मिलियन पर mm³ लिखा है ना, कि पूरी होल बॉडी में लिखा है ना, मैंने लिखा है 5 से 6 लीटर ब्लड में, खाली 1 mm³ में बता रहा हूँ 5 से 5.5 मिलियन सेल होती हैं। कौन सी? आरबीसी। अगर हम डब्ल्यूबीसी की बात करें तो ये होती है बेटा 6000 से 8000 पर mm³। और प्लेटलेट्स की बात करें तो ये होती हैं 1.5 लाख से 3.5 लाख तक हो सकती हैं पर mm³। तो अगर किसी की 1.5 लाख है तो इसका मतलब ऐसा नहीं कि उसे प्रॉब्लम है। हाँ, जब 1 लाख से कम होती है पर mm³ में तो फिर प्रॉब्लम होती है, और ये कब होता है? कि डेंगू होता है ऐसा, तो कम हो जाती है, आपको पता होगा 40,000 लोग ले जाती हैं, तो वो 1 mm³ में ले जाती है, ना कि पूरी बॉडी में, ठीक है। दूसरा सुनो आप लोग, तो ये तो हो गया तुम्हारा अभी मैं इनकी डिटेल में काम बताऊंगा हर एक की करके। पहले आप लोग इतना समझ गए कि हमने देखा आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। इन तीनों को अगर मैं ब्लड से निकाल दूं तो जो बचेगा वो क्या बचेगा? प्लाज्मा। क्या बचेगा? प्लाज्मा जो होता है आपको पहले तो पता होना चाहिए, इसका कलर होता है स्ट्रा कलर। कैसा होता है बेटा? स्ट्रा कलर का मतलब होता है, जैसे हमने भूसा देखा है, भूसा कलर का होता है स्ट्रा कलर, क्योंकि जब आप आरबीसी निकाल दोगे तो आपको लाल निकल जाएगा कलर, तो इसका मतलब उसका कलर जो बचेगा लाइट येलो कलर होता है, उसको बोलते हैं। दूसरा सुनो, इसमें जो वाटर होता है वो कितना होता है पता है आपको? 92%। कितना होता है? तो यहाँ पे जो वाटर होता है
प्लाज्मा में वो कितना होता है 92%। इसके बाद जो सेकंड नंबर पे होता है प्रोटीन। क्या होता है? जो प्रोटीन होता है बेटा वो होता है 6 से लेके 8% तक। इसके बाद आयंस होते हैं, आपको पता होगा बहुत सारे आयंस में तुम्हारा सोडियम आयन हो गए, क्लोराइड हो गए, बाइकार्बोनेट आयन हो गए, अभी आपको बताया था। सही है, ये सारे आयंस होते हैं। तो मैं कुछ लिख दे रहा हूँ यहाँ पे, जैसे H+ हाइड्रोजन आयन होते हैं, इसके बाद Cl-, इसके बाद तुम्हारे सोडियम आयन हो गए, बाइकार्बोनेट आयन हो गए, ये सब होते हैं। सही है, ETC बहुत सारे होते हैं। इसके बाद अगर हम बात करें तो ये होते हैं क्लॉटिंग फैक्टर। क्या होते हैं? क्लॉटिंग फैक्टर का मतलब होता है जो ब्लड को क्लॉट करते हैं उन्हें बोलते हैं क्लॉटिंग फैक्टर। तो ये सब चीजें प्लाज्मा में होती हैं और ये तुम्हारे 3 टाइप के सेल होते हैं। इन सबको कॉम्बिनेशन मिला के हम लोग बोलते हैं ब्लड। समझ गए? अगर मैं आज से आपने कभी देखा होगा डॉक्टर के पास जाओगे तो अगर वो टेस्ट के लिए ब्लड लेता है तो आपको पता होगा जब वो ब्लड को अगर रख दे थोड़ी देर के लिए तो आपने देखा होगा येलो कलर वाला पार्ट नीचे आ जाता है, आरबीसी डब्ल्यूबीसी प्लेटलेट्स ऊपर आ जाती है। इसका मतलब नीचे जो आपको लाइट येलो कलर का दिखता है वो क्या होता है? प्लाज्मा। सही है। और मैं ऐसे बोल सकता हूँ कि यहाँ पे आरबीसी डब्ल्यूबीसी प्लेटलेट्स ये 3 टाइप के हमारे ब्लड में सेल होती हैं। इन तीनों को हटा दो, बचेगा क्या? प्लाज्मा। दूसरा अगर हम बात करें तो प्रोटीन भी आपकी 3 टाइप की होती है बेसिकली, जो होती है कितने टाइप की होती है? 3 टाइप की। जिसमें तुम्हारा अगर हम यहाँ पे जगह नहीं, चलो बाद में बता दूंगा। प्रोटीन 3 टाइप की होती है, एक तो ग्लोबुलिन प्रोटीन, एक होती है तुम्हारी एल्ब्यूमिन और एक होती है ग्लोबुलिन से हुए एल्ब्यूमिन और एक होती है ऑस्मोलेटिक होती है। हाँ, वो कौन सी होती है? अरे ध्यान नहीं आ रहा है। फाइब्रोनेजन जो ब्लड को क्या करते हैं? क्लॉट करते हैं। तो 3 टाइप की होती है। चलो हम बाद में बात करेंगे, पहले आप लोग इतना लिख लो, ठीक है? इसके बाद हम लोग लिख लो। तुम्हारा फोन किसी ने आ गया? देखो किसी की माँ को सही है, ठीक है। आ गया तो तुम ही डाल देना ग्रुप में, लेकिन तुम डाल नहीं सकते। आ जाएगा। चलो ठीक है, लिख जाना कुछ हो गया। ये देखोगे आप लिखने का मैं डाल दूंगा, अभी डाल दूं। तो आप लोग फोन से लिख लेना नाम, ठीक है? मैं डाल दे रहा हूँ। सही जो कर देख रहे हो, वैसे तो उल्टा तिरछा है।
रहा है हम लोगों को? देखो, अरे नहीं, ग्रुप में दिख रहा है, फोटो डाला है। सर डाटा नहीं है, ये आया नहीं मैसेज। आया मैसेज आया, आप देख लीजिए। नहीं है सर ठीक है, जूम करके देखो, सब दिख जाएगा बेटा। उसमें देखिए क्या फायदा है डालने से। देखिए, देख रहे हो ना? देख रहे हैं, बातें कर रहे हो। लिख कौन रहा है फिर यहाँ? तो देखो, डाल दो ये। इधर लगते के प्रमाण कर रहा है। ओके, चलो देखिए बेटा, ये तो हम लोग एक करके सेल के बारे में बात करेंगे। कौन सेल होती है? हाँ देखो थोड़ा सा रहेगा, इससे लिख रहे हो, ग्रुप से लिख रहे हो, ग्रुप से लिख रहे हो, ठीक है देखो। सर थोड़ा साइड साइड देखो
भाई सबके फोन पहुंच गया होगा आराम से, टेंशन ना लो। गौरव में सब बच्चे हो ना? हाँ सर आगे बढ़ो ठीक है। अरे सर पानी है पानी है अब बेटा ये हटा दूं मैं ये तो चलो ठीक है। अब आप लोग एक चीज समझो, आज बोलो मत कोई भी, आप आपको 3-4 चीज देखने को मिलेंगी। एक तो हम लोग बोलते हैं ब्लड, क्या बोलते हैं बेटा, बोल रहा है। एक बोलते हैं प्लाज्मा, एक बोलते हैं सीरम और एक बोलते हैं लिम्फ। मैं इन सबको एक बार डिफाइन करते रहूं ठीक है एक साथ, कि क्या क्या बोलते हैं। अगर हम ब्लड की बात करें तो इसमें क्या क्या होगा, प्लाज्मा। बेटा बातें मत करो कोई भी। प्लाज्मा और साथ में क्या होंगी, ब्लड सेल। ब्लड सेल में क्या होंगी, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट। और अगर दोनों चीजें हैं, प्लाज्मा और ब्लड सेल दोनों हैं, तो इसका मतलब वो क्या है, ब्लड। जब हम प्लाज्मा की बात करते हैं तो आप लोग समझ सकते हो, अगर ब्लड है उसमें से हम माइनस क्या करते हैं, ब्लड सेल, तो जो बचेगा वो क्या बचेगा, प्लाज्मा। यानी कि मैं आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स को निकाल दूं, जो बचता है वो क्या बचता है, प्लाज्मा। अगर सीरम की बात करते हैं बेटा, तो प्लाज्मा से खाली क्लॉटिंग फैक्टर निकालते हैं। क्या निकालते हैं, क्लॉटिंग फैक्टर। और जब लिम्फ की बात करते हैं तो लिम्फ में एज लाइक प्लाज्मा ही होता है। लिम्फ में खाली कुछ सेल ज्यादा होती हैं, उनका होता है डब्ल्यूबीसी। क्या बोलते हैं, तो मैं प्लाज्मा को ऐसे, लिम्फ को ऐसे लिख रहा हूं, एज लाइक प्लाज्मा। बस जो एक्स्ट्रा होता है वो क्या होता है बेटा, व्हाइट ब्लड सेल। तभी तो उसमें इम्यूनिटी का जो एंटीजन एंटीबॉडी इंटरेक्शन होता है वो यही होता है, सही है। और लिम्फेटिक सिस्टम हमारा डब्ल्यूबीसी जो होती है इम्यूनिटी में हेल्प करती है, क्लियर। तो आपको ये सारी चीजें ऐसे ध्यान रखना है। सीरम क्या होता है, सीरम कुछ नहीं होता है, प्लाज्मा में ही अगर आप क्लॉटिंग फैक्टर हटा दो तो बचता है वो क्या बचता है, सीरम। लिखना है किसी को, ये लिखो जल्दी से। ले लिया, चलो अब हम लोग बात करते हैं बेटा, ये समझ गए आप लोग, इन सब की समझ गए, फोटो ले लिया, चलो लिख लो आप लोग, लिख लो। इस बार चैप्टर को टाइम दूंगा, थोड़ा टेंशन ना लो, 4-5 दिन में करवाऊं, क्योंकि ये थोड़ा अच्छा चैप्टर है, आपको नॉलेज होनी चाहिए ब्लड, हार्ट वगैरह सबके बारे में अच्छे से। लिख लिया,
वाला टॉपिक है बेटा। अब मैं एक करके आपको सबके बारे में पढ़ा रहा हूँ, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। ठीक है, थोड़ा डिटेल में पढ़ते हैं। हालांकि लाइन टू लाइन तो नहीं पढ़ सकते, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि सारा आपको कवर कर दूं ऐसे। ठीक है, देखो अगर हम आरबीसी की बात करें, किसकी बात करें? आरबीसी। तो पहले आरबीसी की बात करते हैं। इसका मैंने फुल फॉर्म क्या बताया था? रेड ब्लड सेल भी बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। इसको बोल सकते हो रेड ब्लड सेल, और मैं इसको दूसरे नाम से बोल सकता हूँ इरिथ्रोसाइट। क्या बोलते हैं बेटा? इनका नंबर तो मैंने पहले बता दिया, कितना होता है? 5 से 5.5 मिलियन। कितना होता है बेटा? अगर नंबर की बात करें तो होता है 5 से 5.5 मिलियन पर mm क्यूब। दूसरा अगर हम बात करें इसके लाइफ कितना दिन तक ये लिविंग रहते हैं, लाइफ स्पैन क्या है इनका? तो वो है 120 डेज। तो लाइफ स्पैन जो होता है इनका वो होता है 120 डेज। दूसरा अगर हम बात करें, तीसरा इनका फॉर्मेशन। हाँ नहीं, द्वारा से बनती हैं। इनमें माइटोसिस कैसे होता है? एक बार न्यूक्लियस ही नहीं है। और पहली बात तो अगर माइटोसिस होता तो हम लाइफ स्पैन की बात क्यों करते? ये डिस्ट्रॉय हो जाती है, खत्म हो जाती है। इसके बाद फिर से बोन मैरो बनती रहती नहीं। समझ गए आपको? नहीं बनती है। सही है, समझ गए तुम? देखो बोन, हाँ तो मैं इसीलिए तो बोल रहा हूँ। जैसे ये है आरबीसी है, इनका लाइफ स्पैन कितना है? 120 डेज। इसके बाद ये डिस्ट्रॉय हो जाएंगी, तभी तो इनका बोलते हैं कब्रिस्तान। कहाँ पे होता है? स्प्लीन। सही है, ये खत्म हो गई। इसके बाद बोन मैरो से फिर से नहीं बन गई। ऐसा होता रहता है, नहीं बनती रहती, पुरानी खत्म होती रहती है। सही है, ऐसा नहीं होगा कि इनमें अब अगर इन सेल में माइटोसिस होता जाता रहता तो बोन मैरो का काम ही क्या होता? फिर तो यही सेल लगातार डिवाइड करती रहती। फिर तो हम ये भी नहीं लिखते लाइफ स्पैन कितना है। हमने कभी बोला कि हार्ट की सेल का लाइफ स्पैन इतना है? नहीं ना, क्योंकि वो नहीं बनती है, वो वही सेल डिवाइड होती रहती है लगातार। ठीक है, ओके। इसके बाद देखो 120 डेज। अगर हम दूसरा अगर हम बात करें, ये बनती कहाँ है? तो इनका फॉर्मेशन देखो, जो बच्चे होते हैं, छोटे बच्चे, उनमें होता है स्प्लीन में। कहाँ होता है? स्प्लीन में। और जो अडल्ट हो जाते हैं उनमें होता है बोन मैरो में। कहाँ होता है बेटा? तो इनका फॉर्मेशन जो होता है आरबीसी का, वो कहाँ होता है? बोन मैरो। बोन मैरो समझते हो आप लोग? बोन मैरो का मतलब होता है जो हमारे लॉन्ग बोन्स होती हैं उनके बीच जो लिक्विड होता है उसे बोलते हैं बोन मैरो। ठीक है, रेड बोन मैरो होता है, ये होता है येलो बोन मैरो। तो ये बनती है रेड बोन मैरो। किसमें बनती है? रेड बोन मैरो। तीसरा अगर हम बात करें इनका ग्रेवयार्ड। ग्रेवयार्ड का मतलब क्या होता है? कब्रिस्तान का मतलब ये खत्म कहाँ होंगी जाके? तो ये होती है स्प्लीन में। कहाँ होती है बेटा? अच्छा, आप लोगों ने स्प्लीन के बारे में बहुत कुछ नहीं पढ़ा होगा, क्योंकि हमारे एनसीईआरटी में बहुत ज्यादा है नहीं कि कोई स्पेशल पार्ट ऐसे हमने किडनी के बारे में पढ़ना है, हमको लंग्स के बारे में पढ़ा भी, हमने सब डिटेल में पढ़ा। इसके बाद हार्ट के बारे में भी पढ़ेंगे चैप्टर में, बोन्स के बारे में पढ़ेंगे, मसल्स के बारे में पढ़ेंगे, लेकिन स्प्लीन के बारे में कोई बात नहीं होती है। स्प्लीन एक छोटा सा ऑर्गन होता है जो हमारे स्टमक के जस्ट बराबर में होता है, और मैं बोल सकता हूँ उसका काम होता है, सिंपल सा होता है। देखो दो काम ध्यान रखना, पहला काम ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी, और दूसरा ध्यान रखना हमारे ब्लड को फिल्टर करना। फिल्टर का मतलब वैसे नहीं, यूरिया नहीं निकालना, साफ करना। किससे? पैथोजन से। यानी कोई भी पैथोजन गया है तो उसको क्या करता है? हटाता है। मैं ऐसे बोल सकता हूँ कि ट्रैपिंग ऑफ पैथोजन, वो भी काम किसका होता है? स्प्लीन का। ठीक है, दूसरा अगर हम बात करें बेटा इसके बारे में, तो आपको पता है आरबीसी जो होता है उसके पास क्या होता है? हीमोग्लोबिन। कितना क्या होता है? हीमोग्लोबिन होता है। तो मैं ऐसे बोल सकता हूँ 100 ml ब्लड में 14.5 ग्राम हीमोग्लोबिन होता है। इसका थोड़ा बहुत इधर उधर भी हो सकता है नंबर, लेकिन जो एवरेज होता है वो कितना होता है? 14.5 हीमोग्लोबिन। सही है, इतना ध्यान रखना आप लोग। और अगर हम इसका फंक्शन की बात करें, तो इनका मेन जो काम होता है वो होता है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑक्सीजन एंड CO2, यानी कि ऑक्सीजन और CO2 को ट्रांसपोर्ट करना, जो हम लोग अभी तक पढ़ रहे थे बार-बार, क्योंकि 97% ऑक्सीजन आरबीसी थ्रू जाता है हीमोग्लोबिन थ्रू। तो मैं ऐसे बोल सकता हूँ इसका फंक्शन जो होता है वो होता है ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन एंड
CO2। बस इसके बारे में आप लोग इतना ध्यान रखना, और ऐसा कुछ है नहीं जो आपको बस पूछा जाएगा, ठीक है। एक बार आप लोग एरिथ्रोसाइट वाला पोर्शन पढ़ लो और इसे लिखना है वो लिख लो, जल्दी से लिख लो। अगर लिख रहा है तो आप लोग लिख लो, अगर कॉपी में लिखना है, और वैसे आप लोग किताब में जल्दी से पढ़ लो। ब्लड 5 से 6 लीटर होता है एवरेज, फीमेल्स में थोड़ा कम होता है, 5 लीटर होता है, और मेल्स में लगभग 5.5 से 6 होता है। सही है, 5000 ml से 5500 ml होता है, ठीक है। लो हो गया। ये लिखा है फंक्शन, लिखा है फंक्शन मतलब कार्य, ट्रांसपोर्ट ऑफ O2 एंड CO2। ऑक्सीजन और CO2 का क्या करवाता है? ट्रांसपोर्टेशन करवाता है, ठीक है। NU नंबर, जल्दी मिल गया नंबर, वैसे NO होता है ना, NO होता है ना, NO का मतलब क्या होता है? NO क्या लिखते हैं? हाँ, नंबर की स्पेलिंग तो NUMB क्या होती है? वो फोन नंबर के लिए लिखते हैं, इसके लिए लिखते हैं। चलो तुम NU लिख लो, क्या दिक्कत है, लेकिन अजीब लग रहा है, मुझे भी लग रहा है थोड़ा देखने में। यहाँ NO लिख लो तुम, सही नंबर, ठीक है। समझ लिया? चलो हम बात करते हैं WBC, इसका करते हैं। टाइम हो गया, चलो अभी रुको 5 मिनट तो रुको, अभी टाइम नहीं हुआ है, बैठे रहो। अगर जिस बच्चे जाना है हो जा सकता है खाली, लेकिन जो रुकना है पढ़ना है वो रुक जाओ खाली, शोर मत करो उसका। अगर किसी जल्दी जाना जा सकते हो, ऐसी बात नहीं है। दूसरा टॉपिक हमारा स्टार्ट होता है WBC। क्या होता है? WBC। और WBC को बोलते हैं ल्यूकोसाइट, ठीक है बेटा। सोलो कर रहा है तुम, तुम्हारा नाम क्या है? इसका नाम क्या है? हेमंत। सो मत करो, तुम कई बार डांट खा चुके हो, कई बार मेरे से नहीं, सबसे खा चुके यहाँ पे। सो मत करो, यहाँ पे जाना है तो जाओ, मैं मना कर रहा हूँ क्या? WBC को दूसरे नाम से बोलते हैं ल्यूकोसाइट। और ल्यूकोसाइट आपको पता है WBC का मेन काम क्या होता है बताओ? इम्यूनिटी में हेल्प करना। किसमें? इम्यूनिटी जानते हो आप लोग? पहले बताओ मुझे। इम्यूनिटी का मतलब होता है सिंपल सा,
जब कोई पैथोजन हमारे ऊपर अटैक करता है और हमारी बॉडी उसके अगेंस्ट क्या करती है, फाइट करती है, उसको बोलते हैं इम्यूनिटी। खाली मैं क्लासिफिकेशन बता रहा हूँ, इसके बाद आपको छोड़ दूंगा कोई बात नहीं। डब्ल्यूबीसी को दो पार्ट डिवाइड किया है। एक टाइप होता है ग्रेनुलोसाइट और एक होता है एग्रेनुलोसाइट। आपको पता होना चाहिए डब्ल्यूबीसी एक टाइप के सेल नहीं होते हैं, 5 टाइप के सेल होते हैं। अगर हम ग्रेनुलोसाइट की बात करें तो इनको 3 पार्ट में डिवाइड किया हुआ है, ईसेनोफिल, बेसोफिल और न्यूट्रोफिल। आपको पता होगा 3 टाइप के होते हैं। जब आपने कभी एक बात और, जब बीमार होते हैं तो आपने एक टेस्ट करवाया होगा, उसमें सब लिखा होता है न्यूट्रोफिल, बेसोफिल, ईसेनोफिल कितने होते हैं। वो सब किसकी बात कर रहा होता है, डब्ल्यूबीसी की। दूसरा अगर हम एक ही बात करें तो इसमें 2 टाइप होते हैं, एक होता है मोनोसाइट और एक होता है लिम्फोसाइट। आप लोग यहाँ पे ध्यान रखना बेटा कि ल्यूकोसाइट डब्ल्यूबीसी का टाइप, ध्यान रखना वो नाम है, और लिम्फोसाइट एक टाइप है इसका। ल्यूकोसाइट और लिम्फोसाइट में डिफरेंस है। ल्यूकोसाइट वो ओवरऑल डब्ल्यूबीसी की बात कर रहा है और लिम्फोसाइट किसकी बात कर रहा है, इसके टाइप की बात कर रहा है। आपको पता होगा लिम्फोसाइट को भी 2 पार्ट में डिवाइड किया हुआ है, टी लिम्फोसाइट और होता है दूसरा बी लिम्फोसाइट। ये तो हमारा क्लासिफिकेशन होता है डब्ल्यूबीसी का। मतलब दोनों डब्ल्यूबीसी इतने सारे टाइप के होते हैं, एक टाइप के नहीं होते हैं, समझ गए आप लोग। और ये सारे के सारे हेल्प किसमें करते हैं, बेसिकली इम्यूनिटी सिस्टम में। तो आप लोग ये वाला पोर्शन लिख लो, ठीक है, जैसे डब्ल्यूबीसी का टाइप। कौन सा, किसके? अच्छा जाओ। मैं चलिए ठीक है। एक 20 1
बता दो।